Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the next lecture in the series for pestle analysis. If you guys remember, we were basically discussing about our macro economy. Macro economy is economy or the study of economy as a whole, जिसमें हम एक कंट्री की इकोनॉमी पढ़ते हैं. मैक्रो इकोनॉमी के क्या फीचर्स होते हैं, क्या एम्स होते हैं? तो इट ऑलवेज एम फॉर अ ग्रोथ इन योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट एम्स फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन. अब हम कुछ मजीद फर्दर बातें करते हैं जो आपकी मैक्रो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करती हैं. तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आज हमने डिस्कस करनी है दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट. व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज के दरमियान फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनको देखा जाता है कि किस कंट्री में ज्यादा पैसे जा रहे हैं और किस कंट्री से ज्यादा पैसे आ रहे हैं. ठीक है. बैलेंस पे ऑफ पेमेंट का बेसिकली मतलब होता है, आप अगर आप इसको इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो यू कैन राइट सम ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस between between two countries, transactions between two countries. Okay. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है सम ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज. अब आपको पता है कि जब भी कंट्रीज आपस में जो है वो ट्रेड करती हैं, आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम दो नाम देते हैं. एक होती है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस और दूसरी होती है इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस. राइट. एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि व्हेन योर कंट्री sells goods to foreign country. ओके. एंड इम्पोर्ट का क्या मतलब होता है? व्हेन योर कंट्री buys goods from foreign country. राइट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप अपने मुल्क की चीजें बाहर सेल करते हो, दरामद जिसको हम कहते हैं. राइट. तो एक्सपोर्ट मींस व्हेन यू सेल योर कंट्री गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज. जिस तरह पाकिस्तान जो है इट एक्सपोर्ट्स rice, it export mangoes, it export cotton, it export a sports product, right? So these are all exports of Pakistan. Import की बात करते हैं when you buy things from other countries and bring them in your country. For example, आपके luxury आइटम्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, योर कार्स. एंड फॉर एग्जांपल इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान पेट्रोल इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान टी इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान मेटल इंपोर्ट करता है. राइट. सो दीज आर ऑल योर इंपोर्ट्स. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कंसिडर करते हैं दो कंट्रीज को और हम ये देखते हैं कि उन दोनों कंट्रीज के दरमियान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्या लेवल्स हैं. राइट. सो बेसिकली हम जो है जो भी कंट्री होती है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब करती है तो हम बेसिकली कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन imports and exports of a country. ओके. सो आप इसको यूं लिख सकते हो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. ओके. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या होगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. अब इसमें हम दो बातें करते हैं. नंबर वन, हम बात करते हैं कि ट्रेड सरप्लस क्या होता है एंड ट्रेड डेफिसिट क्या होता है. देखिए, ट्रेड सरप्लस होता है जब आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा होती हैं आपकी इंपोर्ट से. एंड ट्रेड डेफिसिट होता है जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं आपकी इंपोर्ट से. इसको इस तरीके से समझें कि ट्रेड सरप्लस इज व्हेन कंट्री इज सेलिंग आउट मोर प्रोडक्ट्स एंड बाइंग लेस प्रोडक्ट. राइट. एंड ट्रेड डेफिसिट होता है when your country is selling out less product but buying more product.
तो देखो यहाँ पर आपकी जो कंट्री है वो सेल मोर कर रही है, बाय लेस कर रही है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी हैविंग पॉजिटिव कैश फ्लो। आपका कैश फ्लो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यू विल बी गेटिंग मोर इनकम एंड यू विल बी स्पेंडिंग लेस। तो हम यहाँ कहेंगे कि योर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज पॉजिटिव। ओके। एंड ट्रेड डेफिसिट में आप सेल लेस करते हो एंड यू बाय more. So automatically there will be a negative cash flow. What does this mean? This means that you basically will be getting less cash, but you will be spending more cash. Okay. I hope yahan tak you guys will be clear that balance of payment, it basically refers to the difference between import and export. When exports are higher and imports are lower, we will call it a trade surplus and it will generate a positive cash flow. जो कंट्रीज पॉजिटिव कैश फ्लो में होती हैं, ट्रेड सरप्लस में होती हैं, दे विल बेसिकली गेट रिच। ओके। एंड ट्रेड डेफिसिट मींस व्हेन योर एक्सपोर्ट्स आर लेस एंड योर इंपोर्ट्स आर मोर, सो कंट्री विल गो इन नेगेटिव कैश फ्लो। एंड जो कंट्री ट्रेड डेफिसिट में होती है उसको बेसिकली हम कहते हैं कि वो कंट्री गरीब हो रही है। Right? So basically, होगा क्या? The surplus countries obviously will get richer as they will receive more payments, right? And deficit countries, they will basically, need to sell their assets, or you can say they need to buy loans, or they will be getting in debt in order to fund their imports. Obviously, जब आप कम पैसे कमा रहे हो, ज्यादा पैसे लगा रहे हो, तो वो जो ज्यादा पैसे आप लगाओगे, you need to fund them from somewhere. तो वो कहाँ से फंड होंगे? जस्ट लाइक आप आईएमएफ के पास चले गए, आप वर्ल्ड बैंक के पास चले गए, आप इस तरीके की कंट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास चले गए और वहां से फिर आप पैसे मांगते हो। राइट? सो दिस सिचुएशन जिसमें एक रिचर कंट्री या यू कैन से एक ट्रेड सरप्लस कंट्री जो है वो रिच हो रहा होता है, और एक ट्रेड डेफिशिएंट कंट्री जो है वो पुअर हो रहा होता है, एंड दैट कंट्री needs funds from funds to back their imports. So इसको हम कहते हैं international payment disequilibrium. I will write the word here: international payment disequilibrium. Okay, so what does the word international payment disequilibrium means? This is a situation in which a deficit country basically sells their assets, and let's say that sell their assets and go to different organizations to get funds, and to back up their import. This is called international payment disequilibrium. अब ऑब्वियसली देखो, जो डेफिशिट कंट्रीज होंगी उसकी जो गवर्नमेंट जो है, उसका मेन प्रायोरिटी क्या होगा? उसका मेन प्रायोरिटी ये होगा कि हम ट्रेड डेफिशिएंट से निकलें। राइट? वो बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट वांट कि हमारी कंट्री एक्सेल करे, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। तो इकोनॉमी ऐसे तो नहीं बेहतर होगी कि आप कम चीजें जो है बेच रहे हो और ज्यादा चीजें खरीद रहे हो। इकोनॉमी ऐसे बेहतर होगी आप ज्यादा चीजें बेचो और कम चीजें खरीदो। राइट? सो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली कुछ इस तरीके की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करेगी, कुछ इस तरीके के मेयर्स इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो ट्रेड डेफिसिट से निकल जाए। तो देखें, जब एक गवर्नमेंट ट्रेड डेफिसिट में जा रही है तो गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस कुछ मेयर्स जिनको हम प्रोटेक्शनिस्ट मेयर्स कहते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, आपकी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। फ्रॉम होम? फ्रॉम ट्रेड डेफिसिट। ओके, क्योंकि देखो, अगर इस तरीके के प्रोटेक्शनिस्ट मेयर्स नहीं लगाए जाएंगे तो आपकी कंट्री डेफिसिट में जाती जाएगी, एंड देयर विल बी अ टाइम कि योर कंट्री विल बी अ लॉट इन डेट। ओके, सो याद रखिएगा, whenever your country is in trade deficit, your government will impose some measures that will be known as protectionist measure. So protectionist measure क्यों लगाए जाते हैं? To bring out, or you can say to pull out country from trade deficit. ओके। एंड अब ये कौन कौन से मेयर है? तो मैं कुछ मेयर्स के नाम लिखता हूँ, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज मेयर्स।
ओके। सो ये मैंने कुछ जो है वो मेजर्स लिखे हैं जो आपकी गवर्नमेंट जो है वो करेगी इन ऑर्डर टू पुल द कंट्री आउट ऑफ द ट्रेड डेफिसिट। इन तमाम मेजर्स को हम कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट मेजर, तो दैट इज टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। अब टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो चीजें आपकी कंट्री बाहर से खरीद रही है, उनको खरीदने उनको खरीदने से रोकने के लिए आपकी जो गवर्नमेंट है उन पर कुछ जो है यू कैन से कुछ टैक्सेस लगा देगी, कुछ टैरिफ्स लगा देगी, जिसकी वजह से जो लोग वो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए वो चीज मजीद महंगी हो जाएगी। एंड व्हेन दैट थिंग विल बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर सच बायर्स, दे विल अवॉइड बाइंग दोस थिंग्स, राइट? सो बेसिकली यू प्लस आपने ये बात भी याद रखनी है कि जितना ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ्स लगाएगी, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू किसकी तरफ जाएगा? गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। तो दिस इज अनदर वे ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, because obviously if people are importing a lot of things and government is imposing taxes on those things, so those taxes will be paid by those people to the government automatically, and in this way government will be getting revenue, right? एंड सेकंड, इसका एक बेनिफिट ये होगा कि व्हेन पीपल विल सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ टैरिफ्स एंड अ लॉट ऑफ टैक्सेस ऑन योर इंपोर्टेड गुड्स, सो पीपल विल अवॉइड importing those goods, and automatically they will prefer local products, right? Putting on taxes and tariffs is the first part. आप अगर टैरिफ्स या टैक्सेस नहीं लगा सकते हो, ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा चुके हो, स्टिल देयर इज नो जो है कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आई हुई आपकी इंपोर्ट्स में, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बैन द इंपोर्ट्स। ठीक है, बहुत सी कंट्रीज जो है इंपोर्ट्स बैन कर देती हैं, स्पेशली फ्रॉम दोज कंट्रीज दैट जिनके उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। तो you guys can know कि जब recently when Palestine and Israel conflict started, so we kind of banned some goods from France and from these kind of countries, and also we banned KFC and McDonald's, right? So these are basically the things जो आप कर सकते हो in order to make people avoid the imported goods, right? Then there was a very much trend, to prioritize your local products, जिसकी सबसे ज्यादा एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि द चीजियस्ट, पाकिस्तान फूड चेन जो है चीजियस्ट, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेफर करना जो है वो प्रेफर करने लग गए। एंड देयर वाज अ टाइम कि बहुत से पाकिस्तानी फूड चेन्स जो हैं दे इमर्ज्ड एज गुड प्रॉफिट अर्नर्स, राइट? सो इस तरीके के मेयर्स जो है आपकी गवर्नमेंट लगाएगी। फिर इसके अलावा जो है अब गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस कर दे कि यार अगर एक बंदा छोटी सी भी चीज इंपोर्ट करना चाह रहा है, तो दैट पर्सन हैज टू गो फ्रॉम वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, has to go from a series of documentation processes, and has to go from a very long procedure कि ऑटोमेटिकली जब इंसान इंपोर्ट की सोचेगा तो ही विल बी लाइक कि बहुत मुश्किल प्रोसेस है इंपोर्ट करना, एंड लेट्स नॉट इंपोर्ट, लेट्स जस्ट प्रायोरिटाइज द लोकल प्रोडक्ट, राइट? देखो, जब आपके टैरिफ्स लग जाएंगे, जब आपका इंपोर्ट पर बैन लग जाएगा, जब आपके इंपोर्ट प्रोसीजर्स मुश्किल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे? लोग अपने बेसिक या लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे, राइट? जब लोकल प्रोडक्ट्स को लोग प्रेफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी स्टार्टअप बिजनेसेस को, गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी उन बिजनेसेस को, ताकि वो ऐसी चीजें बनाए जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट? So government will allow businesses to make, you can say, make alternatives for the goods that we are basically importing from other countries, right? So these were all the protectionist measures to a government करेगी in order to protect the country from going into a very deep trade deficit. तो आपने याद रखना है कि trade deficit जब भी हो जाएगा तो what the country's government is going to do, the country's government is going to take protectionist measures. And किस तरीके के measures होंगे? Implementing tariffs and taxes on imports, banning the imports, making the import procedure very difficult and rigorous, prioritizing the local products, and providing incentives and providing grants to businesses, in order local businesses, so that to encourage them to produce goods locally, right? So I hope यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि what is balance of payment, what is trade deficit, what is trade surplus,
And if you are going in trade deficit, so what will be the protectionist measure that the business is going, that the country is going to take basically. इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं कुछ मजीद चीजों की, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक वर्ड की, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। आपने, आई होप सो, ये वर्ड जो है बहुत ही कॉमनली सुना भी होगा न्यूज में, अब डिफरेंट इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस होती हैं उनमें। सो लेट्स नाउ डिस्कस व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। सो वैसे तो ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं जो आपकी कोर्स का पार्ट है, तो दैट इज द प्रमोशन ऑफ द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन को अगर मैं यहाँ पर लिखूं, फ्री ट्रेड फ्लो within, or you can say between countries. Okay, so globalization refers to free trade flow between different countries. राइट, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, नॉट कुछ बट बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने आपस में दे हैव साइंड सम मेमोरेंडम्स, दे हैव साइंड सम एग्रीमेंट्स, और इन एग्रीमेंट्स के जरिए जो है वो क्या करते हैं, वो आपस में फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, लेट्स से देयर इज अ कंट्री ए एंड देयर इज अ कंट्री बी। दोनों कंट्रीज आपस में दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, सो दे कम टू अपन एग्रीमेंट कि हमारे दरमियान जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगी, देयर विल बी नो टैक्सेस ऑन दैट। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर कंट्री ए जो है वो कंट्री बी को चीजें सेल कर रही है, तो कंट्री ए की एक्सपोर्ट्स तो इंक्रीज होंगी ही होंगी, बट कंट्री बी जो इंपोर्ट कर रही है जो चीजें, उनकी प्राइस बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हाई नहीं होगी, तो कंट्री बी की इकोनॉमी इतनी हर्ट नहीं। सेम गोज कि अगर कंट्री बी एक्सपोर्ट करती है चीजें टू कंट्री ए, तो वो भी टैक्सेस नहीं लगाएगी, तो ऑटोमेटिकली कंट्री ए की भी इकोनॉमी हर्ट जो है वो नहीं होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्री ट्रेड कॉन्सेप्ट। एंड व्हेन दिस कॉन्सेप्ट अकर्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, सो इट्स नोन एज ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम इस दुनिया को ग्लोबल विलेज बना देते हैं। यू गाइस ऑल have heard that the internet has made this world a global village. What does that mean? That mean कि हर चीज आपको within few clicks जो है वो accessible है। So this exactly represents the same thing कि यहाँ पर globalization in terms of trade refer हो रही है कि आपने दुनिया को इस तरीके का एक village बना दिया है कि जहाँ पर people can trade or countries can trade between with each and other without importing excessive taxes। बट ऑब्वियसली जिन कंट्रीज के दरमियान में इस तरीके के मेमोरेंडम्स, तरीके की ट्रीटीज या एग्रीमेंट साइन नहीं है, तो ऑब्वियसली दे आर बेसिकली डूइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन नॉर्मल टैक्स बेसिस। राइट, सो दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन मीन। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके अलावा देखें, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब कंट्रीज इस तरीके की ग्लोबलाइजेशन या इस तरीके के एग्रीमेंट्स में जाती हैं, तो वो एक कंट्री का फायदा नहीं होता, बल्कि वो दोनों कंट्रीज का फायदा होता है। एंड अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो द वेरी बेस्ट एग्जांपल जो है वो इसकी आपका यूरोपियन यूनियन है। राइट, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल यूरोपियन यूनियन है। यू गाइस ऑल नो दैट यूरोपियन यूनियन इज अ जिसको हम कॉमन जबान में यूरोप कहते हैं, एंड यूरोप मींस कि ये 28 29 डिफरेंट कंट्रीज हैं, जिसमें वी हैव स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, देन वी हैव साइप्रस, देन वी हैव एस्टोनिया, लिथुआनिया, अब और भी बहुत सी कंट्रीज है, जर्मनी स्पेशली। राइट, तो जो है ये तमाम कंट्रीज, इन्होंने आपस में एक ग्लोबलाइजेशन की हुई है एंड इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो आप देखो कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, एवरी कंट्री हैज द सेम करेंसी ऑफ यूरोस। Right, and you can easily, and once you get the Schengen visa, once you get the Europe visa, you can easily travel between any country. अगर आपको स्वीडन का वीजा मिल रहा है, तो दैट वीजा विल नॉट बी बाउंडेड टू द स्वीडन ओनली, बट आपको बाकी कंट्रीज में भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। दिस इज बेसिकली ऑल द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से यूरोपियन यूनियन है, जब भी कंट्रीज आपस में, अब लेट्स से स्वीडन फिनलैंड आपस में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो दैट विल बी एट वेरी लोअर रेट इन ऑर्डर टू कीप द इकोनॉमीज ऑफ द बोथ कंट्री स्टेबल। लेकिन अगर वो यही बाहर करेंगे एक्सपोर्ट, तो दे विल बी टैक्सेबल।
right? So globalization simply means when you make this world a village where everything, is accessible at ease. And it's अगर हम definition की तरफ जाएं, तो that means that free trade flow between countries. So free trade का ये मतलब नहीं कि मुफ्त में आप ट्रेड करो, but that means आप लोअर टैक्सेस पे या माइन्यूट टैक्सेस पे जो है वो ट्रेड कर रहे हो. तो दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन है. आई होप आप लोगों को यहाँ तक बेसिकली समझ में आ गया. नेक्स्ट, फिर जो है इसके बाद जो चीजों के बारे में हमने बात करनी है, दैट देन वी अब हम बात बेसिकली करेंगे रिगार्डिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज के मैक्रो इकोनॉमी को डील करने के लिए या मैक्रो इकोनॉमी को जो है वो टैकल करने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करेगी. अभी तक तो हमने बात की थी मैक्रो इकोनॉमी की एम्स के बारे में, जो जीडीपी था, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट था. फिर ये बीच में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो है इंट्रोड्यूस हो गए, जिसमें मैंने आपको ट्रेड के बारे में बता दिया कि हाउ अब दो कम कंट्रीज के दरमियान की जो ट्रेड है वो उनकी इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करती है. अगर हम इसको आपके सब्जेक्ट के साथ रिलेट करें, तो देखिए, अगर आप एक आप लेट्स से आप यूरोप में एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें, ड्यू टू दैट यूरोपियन यूनियन, आप ना सिर्फ उस दैट स्पेसिफिक कंट्री में जो है वो अपनी ट्रेड कर सकते हैं, बल्कि आप ऑल ओवर द 28-29 जो कंट्रीज हैं यूरोप की, उन सब में इजीली, विदाउट विदाउट अ वेरी लार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड विदाउट एक्सेसिव टैक्सेस, आप अपना इजीली प्रोडक्ट जो है वहां तक पहुंचा सकते हैं. लेकिन फॉर इंस्टेंस, अगर ये यूरोपियन यूनियन ना होता, तो इन ऑर्डर टू रीच एवरी कंट्री आपको वीजा चाहिए होता, आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती, ईच एंड एवरीथिंग, राइट. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन, अगर आप लेट्स से स्वीडन में बिजनेस कर रहे हो, आप बेल्जियम में बिजनेस कर रहे हो, आप साइप्रस में बिजनेस कर रहे हो, यू कैन इजीली एक्सपेंड योर बिजनेस टू जर्मनी, टू नेदरलैंड्स एंड these kind of countries. Why? Because these are all part of European Union. इनमें आप विद इन ट्रैवल करना जो है वो कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं होती. Right? So this is how कि आपका business is going to be affected from this concept of globalization. I hope यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी. In the very next step lecture, we will be continuing this lecture and we will be discussing about what are different government policies that are, that aim to influence macroeconomic game for a specific country. So until then, guys, take care and have a good day. Bye.